चमत्कारों की दुनिया के उस पार एक और दुनिया है। भाई साहब, ये आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, सोचने कल्पना से बाहर। जिसमें दम हो तो टोक के दिखा। जो इनमें पढ़े लिखे बैठे हो वो पहले आ जाए। दम हो पकड़ के दिखा दो तो भी मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। वो संसार जहां होता है दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार। देखिए नंबर लास्ट में बन है क्या? मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाए, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है। किसी को भी दे दीजिए। SYZ। मैं चाहता हूं आप आए। मैं हूं। आइए। बिना समझे बूझे दूर से देखो तो तमाशा, झूठ, फरेब और धोखा, और पास जाकर बूझो तो पहेलियों का बहार। सबसे बड़ा रहस्य जो आज सुलझेगा या नहीं पता नहीं। उनका संचार रुका हुआ है। L4 L5 में गैप है, तत्काल लाभ होगा। आप अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा। आपका बच्चा जो मरा है वो तंत्र क्रिया से मरा है, इसको पढ़िए। जिसको ज्यादा जरूरत होती है ना जी, उसका नंबर पहले आ जाता है, चाहे उसने पर्ची ना भी कटाई हो। ये भी हमने देखा है। 200 का नोट कहाँ है? इसमें कम है, बता रहे हैं। जिसका नंबर है 680 04460। हम दांव पर दांव चलते गए, लेकिन वो हर बार पासा पलट देते। किस दफ्ती में कौन सी मशीन लगी है, 1 मिनट के चेक कर लिया। आधी हकीकत आधा फसाना में आपने सैकड़ों चमत्कारों का सच देखा, तमाम बाबाओं के दावे परखे, न जाने कितने रहस्यों को उलट पुलट कर सुलझाया। लेकिन आज हम उस चमत्कार को दिखाने जा रहे हैं जिसे बाबा के भक्त मानते हैं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार। आधी हकीकत आधा फसाना। आप कहेंगे कि यह सदी का सबसे बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? हमने तो ऐसे कई बाबा और लोगों के किस्से सुने हैं जो किसी व्यक्ति की पूरी पहचान और परेशानी बता देते हैं, और वो भी उस शख्स के बिना बताए। तो फिर इसमें नया क्या है? सफर शुरू करने से पहले हमें भी यही लगा था। फिर हमने सोचा कि चलते हैं, शायद इस बार बाबा की ट्रिक हम पकड़ पाए। लेकिन इस बार बात बहुत आगे निकल गई, हर चमत्कार के दावे से कहीं आगे। बाबा ने वहां ऐलान कर दिया कि आज उनके बनाए पर्चे आधी हकीकत आधा फसाना की टीम बांटेगी। यानी सैकड़ों की भीड़ में हमें चंद पर्चे बांटने थे। बाबा ने कहा कि आज वो चमत्कार लोगों के साथ नहीं, हमारे साथ करेंगे। जो पर्चा जिसका होगा, हम वो पर्चा उसी को देंगे। जैसे किसी को सम्मोहित करके काम करवाया जाता है, ठीक वैसे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? चलिए देखते हैं। पंडोखर धाम मध्य प्रदेश के दतिया का वो धाम जहां शक्ति, भक्ति और चमत्कार के दिव्य दर्शन लोग रोज करते हैं। कहते हैं जो वहां गया खाली हाथ नहीं लौटा। तो चमत्कार किसमें है? मन्नत पूरी होने में, बाबा की शक्ति में, धाम में, या ये सिर्फ हवाई दावे हैं? क्या आपको पता है कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आगे क्या कहने वाला हूं?
जाहिर बात है आप कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कौन कर सकता है। वेल, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ उसका नाम है पंढोकर धाम, और यहाँ पर दावा किया जाता है कि आप सिर्फ यहाँ आ जाइए, उसके बाद आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या सवाल हैं, आपके सारी ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ हैं, वो सब कागज़ पे लिख दी जाएंगी, और वो भी बिना आपके बताए। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा कागज़ पे उकेर देंगे। हर लाइन, हर बात, हर शब्द कागज़ पे अपने आप दर्ज हो जाएगा। और ये सब कैसे होगा? वेल, यही जानने के लिए तो हम आए हैं। धाम में फरियादियों की भीड़ लगी थी। हमने सोचा पहले लोगों से बातचीत करते हैं, शायद यहीं पता चल जाए कि ये ट्रिक है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, या बाबा का करिश्मा। महाराज जी के चूंकि वो तो जो बताते हैं वो सब होता है, परंतु जब शुरू में हम भी जुड़े हुए थे तो हमको भी जिज्ञासा होती थी आप लोगों की तरह कि ये कैसे संभव है। लोगों के मन की बात बता देते, जिनके यहाँ 15 साल, 20 साल, 25 साल से संतान नहीं हुई विवाह के बाद, वो महाराज जी ने तो कह दिया जाओ फलानी तारीख फलाने सन में तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, फलानी तारीख में जुड़वा संतान हो जाएगी। तो हमको भी लगता था कि ये कैसे संभव होगा। हमने सोचा कि यहां या तो बाबा के भक्त मिलेंगे या फरियादी। इनसे बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए हम सीधे बाबा की गद्दी पर पहुंचे। ये हैं बाबा गुरुशरण महाराज, जिन्हें लोग पंढोकर बाबा के नाम से जानते हैं। हमसे बेखबर बाबा के चमत्कारों का सिलसिला जारी था। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे घर में सबकी तबीयत खराब रहती है। मेरे पापा जी को 1 साल हो गया। हाँ। कैंसर है सर। आज आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को पिता नहीं। को गंभीर कैंसर है, एक गिरता है एक उठता है, चौकी रखी गई है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जैसा सुना था ठीक वैसा हो रहा था। फरियादी बाबा के पास आता और बाबा उसकी हर जानकारी उसके सामने रख देते। सुनिए, मैंने लिखा है खून का संचार रुका हुआ है, L4, L5 में गैप है, तत्काल लाभ होगा। मानसिक संकलन यानी कि S2 और S5 में भी दबाव है। जी सर। राइट सर, मैं उनका MRI रिपोर्ट भी देखा। राइट क्या नहीं? सर ये सही बात है, मैंने पिताजी का 2 बार सर मैं पिताजी का 2 बार MRI रिपोर्ट कराया हूँ, एक बार दिल्ली में और एक बार बनारस में। और जो सर ने बताया L5 में, वहाँ पे दिक्कत उसमें रिपोर्ट में भी दिखाया गया है। यकीन नहीं हो रहा था। बाबा को बीमारी की सटीक जानकारी थी, लेकिन कैसे? इस रहस्य को सुलझाने के लिए पहले पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। फरियादी को बाबा बुलाते हैं, फिर पीले रंग के बंद लिफाफे से पर्चा निकालते हैं। पर्चे पर पहले से फरियादी की सारी जानकारी लिखी मिलती है। बाबा पर्ची को सबूत के तौर पर कैमरे के सामने भी रखते हैं, जिससे सब लोग पढ़ सकें। तो क्या पर्चे बांटने में ही चमत्कार का खेल छुपा है? हमारी इस सोच को न जाने कैसे बाबा ने भांप लिया और हमें चुनौती दे दी। ये पर्चा जिसके भी बनाए हैं, ये पर्चे पहले से ही बद्ध हैं, लेकिन जानकारी मुझे मेरे पास कैसे आई, ये आपको पता लगानी है। क्या ये पर्चियां जहां आप भेजोगे वहीं जाएंगी? इन पर्चियों को भी मैं दिखाऊंगा। मैं इसलिए इसको नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने डुप्लीकेट लिखी है। जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा है, वो इसमें लिखा है। लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाए, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है, किसी को भी दे दी जाए। SYZ, चाहे अपने को भी दे सकते हो, इनको भी दे सकते। पहले तो आप अपने आप को रखो, तो चाहो तो ले लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप आए। मैं आइए। बाबा ने कहा कि पर्चों वाला लिफाफा हम बांटें। फिर बाबा ने एक असंभव सा दावा किया।
आप लोग बताइए, क्या ये पर्चा जिनके पास जाएंगे उनके होंगे? वो तो है, वो तो इसमें दुख नहीं है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आप बताइए, आप मीडिया से, कि जिसके पास लिफाफा जाएगा ये उसका होगा? होना तो नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा जी। ये पंडोकर सरकार में बैठे हैं श्रीमान, बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं बाकायदा सूची भी लिख के लाया हूं, चाहूं तो मैं नाम से बुला सकता हूं। मेरी पर्ची पर, दफ्ती पर लिखा है, एक एक व्यक्ति के नाम लिखे हैं, जिस व्यक्ति के नंबर आने हैं, और जिसको आप भी देंगे तो वही आएगा जिसको मैं चाहता हूं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने लोगों को लिफाफे बांटने शुरू किए। बाबा ने जो कहा वो नामुमकिन था। हमें खुद नहीं पता था कि हम पर्चा किसे देंगे, फिर जिसका पर्चा होगा हम उसी को देंगे। ये बात बाबा इतने दावे के साथ कैसे कह रहे थे? लोग कहते हैं ये भी बाबा का एक चमत्कार है। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा दिमाग पलट देते हैं। बाबा के सम्मोहन से सामने वाला वही करता है जैसा वो चाहते हैं। आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब एकदम से कह दिया कि आप ही जाके दे दीजिए, पर्चे किसको दिए जाएंगे किसको नहीं दिए जाएंगे वो अपने आप ही पहुंच जाएगा, माता जी को दे दीजिए। चलिए, तो ये मतलब स्पेसिफिकली किस तरह से हुआ आई हैव नो आइडिया। सिर्फ ये कहा गया कि आप जाइए और ये बंद लिफाफे हैं और ये बंद लिफाफे ले जाके दे दीजिए, और मैंने वो फाइनली वो लिफाफे ले जाके दे दिए हैं। बाबा ने एक एक करके उन लोगों को बुलाना शुरू किया जिन्हें हमने पर्चे बांटे थे। आप जय श्री राम। हाँ, क्या बोले? पुत्र के स्वास्थ्य लाभ के लिए। कौन से पुत्र? मेरा पुत्र अगस्त शर्मा। क्या समस्या अगस्त की? अगस्त की मानसिक प्रॉब्लम है। अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा, पागल टाइप दिमाग बचपन से ही है, ब्रेन शून्य है, और इसके सेल नंबर 10 दबा हुआ है, और ये जन्म से ही है। इसको बुखार आया था, तब से ये स्थिति बनी है। लाभ होगा, आशीर्वाद। मैं आपका एक पर्चा यहाँ भी लिख के रखा हूँ, मैं दूंगा, बैठना जाना मत। क्योंकि मैंने 2 पर्चे लिखे। मैंने कहा था कि ये देंगे उन्हीं को। मैंने कहा था, अभी भी आपने सुना होगा, कि एक डुप्लीकेट यहां रखे हैं और एक डुप्लीकेट वहां बंटवा दिए हैं। एक यहां लिखे रखे हैं और आपने उन्हीं को दिए हैं जिनको मैं चाहता हूं। बाबा ने एक और शख्स को बुलाया। बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, मेरे मामा जी हैं एक जी, उनका नाम प्रदीप है। आप बोलिए। उनकी सर वो शादी करना नहीं चाह रहे। देखिए, प्रदीप कुमार लव मैरिज शादी करेंगे, सगे मामा है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। आपने कुछ बताया तो नहीं? नहीं। शादी कब होगी गुरुजी? जब वो चाहेंगे। कब तक? वैसे लव करवा देंगे। कब तक सर? तत्काल। 2023 में सर। राइट, नवंबर में। हमने जिसे भी पर्चा दिया था वो उसी का निकलता। जय जय श्री राम। यानी बाबा का दावा सही था। क्या इसके पीछे कोई ट्रिक है, कोई प्लानिंग है? पहले इस रहस्य को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। बाबा के पास आने से पहले सब लोगों की जानकारी इकट्ठा कर ली जाती होगी, लेकिन बाबा को सारी जानकारी दे भी दी जाए तब भी वो सब याद रख पाए, ये मुमकिन नहीं है। एक दूसरा तरीका है, सारी जानकारी किसी कंप्यूटर में इकट्ठा कर ली जाती होगी। हर फरियादी की तस्वीर खींचकर उसे एक नंबर दे दिया जाता होगा, फिर एक पर्चे पर नाम और परेशानी लिखकर लिफाफे में बंद कर दिया जाता होगा। लिफाफे पर भी वही नंबर लिखा जाता होगा जो तस्वीर पर लिखा गया था। उस शख्स के बाबा के सामने आने पर बाबा के सामने लगी किसी स्क्रीन में, कान में लगी किसी ऑडियो डिवाइस के जरिए, या फिर हॉल में मौजूद बाबा का कोई आदमी इशारे से उस शख्स का नंबर बताता होगा। बाबा उसी नंबर के लिफाफे से पर्चा निकालते होंगे और बस हो गया चमत्कार। थ्योरी बन गई
अब जांच का वक्त था। हमने चारों तरफ देखा। बाबा के सामने कोई स्क्रीन नहीं लगी थी। बाबा के कान में कोई हेडफोन भी नहीं लगा था। बाबा का फरियादियों से मिलने का सिलसिला जारी था। हमने हॉल में मौजूद बाबा के हर आदमी पर एक एक करके नजर रखनी चालू की, लेकिन एक भी शख्स ने बाबा को कोई इशारा नहीं किया। हमें लगा कि बाबा के पास मौजूद तख्ती में कोई स्क्रीन तो नहीं। हमने यह सोचा ही था कि बाबा ने तख्ती हमारी तरफ फेंक दी। किस दफ्ती में कौन सी मशीन लगी है, 1 मिनट के चेक कर लीजिए आ जाए। इधर हमारी सारी थ्योरी फेल हो रही थी, उधर बाबा के सारे जवाब पास हो रहे थे। गुरुजी मेरा नाम है। नहीं, ये नाम नहीं है आपका। गुरुजी मेरा नाम है। कुछ और बोलते होंगे। नहीं गुरुजी। पति ने 2 शादी की क्या? नहीं गुरुजी। कोई दूसरी महिला का कोई विवाद? नहीं। इतने देखो हम तरफ एक बार बहन, क्या कह रही हैं आप? गुरुजी मेरा नाम ही है और घर में कोई नाम। कोई दूसरी महिला का कोई विवाद? उनका रिश्ता तो हुआ था गुरुजी कभी। किससे? उनका कभी पहले, मेरी शादी से पहले 2 साल रिश्ता रहा है। क्या नाम था उसका? गुरुजी मैं नाम नहीं जानती। नाम नहीं जानती गुरुजी मैं। फोन लगाइए पति को। बाबा ने महिला की बेटी को बुलाया और उससे फोन करने के लिए कहा। मेरी बात करो। आपका पहले रिश्ता रहा था ना 2 साल मेरे से पहले, उसका नाम क्या था उस लड़की का? नीलम। नीलम के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है। पति से प्यार प्रेम नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा गुरुजी, नहीं मिल रहा गुरुजी। सोचा लोग, पहला शब्द का अल्फाबेट विचार करें, फिर लिख दिया नंबर 1 2 3 सोच रहे हो। नो, इनको याद नहीं था। और मैं नीलम लिख रहा हूं, ये विचार का शोध का विषय है। ये सभी विद्वान लोग और 18 न्यूज के लोग आज के साक्षी है। यदि इसको भी गलत दिखाना चाहे तो दिखाइए, कोई बात नहीं। गुरु शरण रहेंगे। गुरुजी 2 साल रिश्ता रहा है उनका। आपने जब बताया तो याद आया, 2 साल उनका रिश्ता रहा है। यह बेहद निजी जानकारी थी, यानी सोशल साइट पर भी नहीं मिलेगी। फिर बाबा को कैसे पता? यह सारी बातचीत भीड़ के सामने हो रही थी, जिस पर महिला ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। न महिला ने हमसे कुछ कहा, लेकिन उनकी निजता का ख्याल रखते हुए हमने उनकी पहचान गुप्त रखी है। चमत्कार दिखाना जरूरी न होता तो यह भी नहीं दिखाते। उसके बाद बाबा ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ओ भैया, ये तो बड़ा विचित्र काम होगा। आपके एक बटुआ ले आई संगे तुम, उसमें 870 रुपया रखे, वो दे दो मुझे। लेके आओ, तुम्हारे पास एक लाल बटुआ है और 870 रुपया मुझे लड्डू खाने के लिए लाए हो। 870 है, एक 500 का है और कुछ कुछ है, पता नहीं क्या क्या है। सौम्या, इसमें पैसे 200 नहीं है, लाइए। बटुए में 200 रुपए कम थे, उसे लाने के लिए कहा गया। लेके आओ। जिसका नंबर है 680 04460। बाबा की पर्ची में हर नोट का नंबर सही लिखा था। आखिर बाबा ने यह कैसे किया? थोड़ी देर बाद महिला का पति 200 का नोट भी ले आया, उसका नंबर भी मिलाया गया। आ गया, दिखाइए। 200 रुपए का नोट जो है वो लेकर आ गए हैं। नंबर तो मुझे पता नहीं। 200 के नंबर में कितने का भैया? लास्ट में कितने का अंक है? 60 60 है। आपके पैसे किसी ने देखे नहीं थे? तो यह पंडों का तो नहीं दिए किसी ने नहीं देखे थे। 200 रुपए का नोट है। स्पेसिफिकली इनको नंबर बताया था और वो नंबर जो डिस्प्ले किया था, ये नोट कम था इनके हिसाब में, लेकिन फाइनली वो नोट भी ये ले आए क्योंकि इन्होंने ही निकाल के रखा था और इसका नंबर वही है। एक एक करके लोग आते गए और बाबा उनके बारे में जो भी कहते वो सब सच था। रहस्य सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था।
अब हमारी ये समझ आ गया था कि बात इतने से नहीं बनेगी, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। आधी हकीकत आधा फसाना। हम दूसरा तरीका अपना तो लेते, लेकिन क्या करें ये समझ नहीं आ रहा था। बाबा ने जो किया वो असंभव था। वहां तो करीब 200-300 फरियादी बैठे थे। फिर हमने उन्हीं लोगों को पर्चा क्यों दिया जिनका नाम बाबा के पास मौजूद लिस्ट में पहले से लिखा था? क्या वाकई बाबा ने हमें सम्मोहित कर लिया था? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब तो फिल्मों और किस्से कहानियों में होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने जितने लोग बैठे थे वो सब बाबा के लोग थे? लेकिन हम आने वाले हैं ये तो बाबा को पता ही नहीं था। फिर वो अपने लोगों को क्यों बैठाएंगे? और इतनी जल्दी इतने सारे लोग इकट्ठे करना भी नामुमकिन था। लेकिन हम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हमने सोचा कि धाम में पूरा चक्कर लगाते हैं, बाबा का पूरा तरीका समझते हैं। शायद चमत्कार की हकीकत वहीं कहीं छुपी हो। पंडोखर धाम लाखों लोगों की परेशानियों का आखिरी हल। वो प्राचीन धाम जहां किसी को आस्था खींच लाती है तो किसी को उनकी समस्याएं। ये लोगों की भीड़ देख रहे हैं। इन सबको बस एक बार बाबा के दर्शन करने हैं, उनसे मिलना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी करेंगे बस बाबा ही करेंगे। के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय। पंडोकर धाम में कितने लोग आते हैं और कितने लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, उसका अंदाजा आप इन रंग बिरंगे कपड़ों में बंधे नारियलों से लगा सकते हैं। मान्यता यह है कि जब मुराद पूरी हो जाती है लोगों की, जब उनका काम बन जाता है, तो वो इन कपड़ों में बांध के नारियल को लटका देते हैं। और ये एक तरह से एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है कि आपने जो फाइल सबमिट की थी पंडोकर धाम में, जो आपने अर्जी लगाई थी, जिस काम के लिए आप आए थे, वो हो गया है। अब आपने इसको लगा दिया, स्टैंप लगा दी, फाइल बंद हो गई, आपका काम खत्म। पंडोखर बाबा एक, मुरादी मरीज लाखों। जाहिर है बाबा सबसे तो नहीं मिल सकते, और इसी के लिए धाम में एक व्यवस्था की गई है। देखिए, इस तरह के टिकट काउंटर्स आपने सिनेमा घरों में देखे होंगे, आपने मैदान में देखे होंगे, और बहुत सारी जगह पर इस तरह के सिनेमा काउंटर्स होते हैं और उनके सामने इसी तरह की लंबी लंबी लाइन लगती है। लेकिन ये बहुत ख़ास टिकट काउंटर है, क्योंकि ये टिकट काउंटर है पंडोकर महाराज का। जिसको भी मिलना होता है उसको सबसे पहले आके यहाँ पर अपना टिकट कटाना होता है, जो भी पैसे देके, मतलब वो टिकट लेने के बाद ही आपको बाबा से मिलने का मौका मिलता है। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी मिलना चाहते हैं। ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे, कम पैसे देंगे तो हो सकता है आपका नंबर थोड़े वक्त बाद आए। लेकिन करना यही होगा कि आपको सबसे पहले काउंटर पर आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको मौका मिलेगा दरबार में हाजिरी करने का। कहीं बाबा के चमत्कार का रहस्य टोकन की प्रक्रिया में तो नहीं छुपा? मुमकिन है कि लोगों से यहां जानकारी इकट्ठा कर ली जाती हो और बाबा उसी को बताकर चमत्कार का दावा करते हो। आप आज से निरोग रहेंगे, साइकोलॉजिकल दिक्कत नहीं रहेगी, आशीर्वाद। आपकी जो परेशानियां थी उनमें कितना आपको लग रहा है कि फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है? सर 99% तो हो चुका है जी। अच्छा, यहाँ एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि लोगों का नंबर नहीं आता। ये है प्रॉब्लम? नंबर नहीं आता या आ जाता है सबका नंबर? नंबर आ जाता है, आता है नंबर, टाइम से आता है, लेकिन वक्त लगता है। वक्त लगता है, लेकिन आता है। एक और भी देखा है सर, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना जी, उसका नंबर पहले आ जाता है, चाहे उसने पर्ची ना भी कटाई हो। ये भी हमने देखा है। हमारा ये तर्क भी ढेर हो गया।
जब पंडोखर बाबा जरूरतमंद को बिना पर्चे के भी बुला लेते हैं। मेरे भाई, मेरे बच्चे जल्दी आ। बिना कुछ पूछे तब उस जरूरतमंद की जानकारी उन्हें कैसे होती है, हम ये भूल ही गए थे। ऐसा ही एक फरियादी हमने खुद देखा था। परीक्षा लेने आया क्या? सही बता। पहली बार आया गुरुदेव। पर्ची कटवाई? नहीं। अच्छा, कोई सर पीछे था गुरुदेव और पर्ची मिल गई। पास में देख, कटवा लियो। हम और नुकसान नहीं जी करने। जी। हाँ बताओ क्या बात है? मम्मी की स्वास्थ्य खराब रहता है। मम्मी का स्वास्थ्य खराब रहता है। मम्मी और का नाम क्या है? राजेश्वरी शुक्ला। नहीं, दूसरा नाम भी है। अनु। राजेश्वरी अनु आज से ठीक होगी। मानसिक साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य रोग जी। है, तत्काल लाभ होगा। आशीर्वाद है जी। हनुमान जी कृपा करेंगे। लोगों ने कहा कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं और अपनी सिद्धि से सब जान जाते हैं। लोगों ने कहा कि बाबा का चमत्कार नाम और परेशानी बताने में नहीं, बल्कि उसका निदान निकालने में है। मनोज जी, आप क्या करते हैं? मैं सर एक नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ। LED की मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं, और काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आए दिन घाटे। अच्छा। तो फिर यहाँ पे जब आया तो मैंने हाथ में लिख के लाया, और जैसे ही मेरा नंबर आया यहाँ पे, तो गुरुजी हाथ ऐसे हाथ कर दिए। बोले बस ऐसे पर्चे दिखा दिए। बोले हाथ पर 4% लिखे हैं, फलाना ठिकाना ये वो दुनिया भर की बहुत सारे बता दिए। बोले दिखाओ हाथ। दिखाया मैंने, 4% लिखे हुए हैं। आज भी उसकी फ़ोटो रखा हूँ मैं हाथ की, और वो पर्चा मेरा सब सारी चीज़ें हैं। और लगभग 3 महीने मुझे हो गया गुरुजी से मिले हुए। इतना बढ़िया चल रहा है श्रीमान जी, इतना बढ़िया चल रहा है बिजनेस, क्या बताऊँ। हमने कहा कि कुछ लोगों की इच्छा पूरी होना इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये सुनते ही कई और लोग अपनी कहानी सुनाने आगे आ गए। एक वैकेंसी निकली हुई थी विधानसभा से। उस वैकेंसी में मैंने अप्लाई किया। 10 जनवरी 2015 में लिख करके, 3 साल पहले लिख करके उन्होंने दिया था कि 18 में जॉब 18 में जॉब लगेगी, और मैंने फरवरी 18 में विधानसभा ज्वाइन किया। फरवरी 18 में मैंने विधानसभा ज्वाइन किया। मतलब ये उन्होंने लिख के दे दिया था कि 16-17 में नहीं लगेगी, जबकि आप 15 से अप्लाई कर रहे थे। उन्होंने 18 में लिख करके दिया, और 18 में मैंने जी फरवरी 18 में मैंने ज्वाइन किया। ये 10 जनवरी 2015 का लिखा हुआ पर्चा है। तभी हमें बाबा मिल गए। उन्होंने कहा वो त्रिकालदर्शी नहीं है, बल्कि उनकी ताकत का रहस्य कहीं और छुपा है, और वो हमें वहां ले गए। ये पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज हैं, जो हनुमान जी के परम भक्त हैं। हनुमान जी महाराज इनके महावत स्वरूप बानर रूप में उनके हाथी के मस्तक पर विराजमान है, क्योंकि हाथी गणेश स्वरूप होता है। आप जो पर्चे जिस तरह से बनाते हैं या जो करते हैं, वो जो शक्ति है वो कहाँ से अर्जित की है, यहाँ से या कहाँ से? पर्चा जो बनाते हैं वो पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की कृपा से बनाते हैं। इनकी प्रेरणा होती है। तो पर्चा हम नहीं बनाते हैं, पर्चा तो लिखने वाले हम हैं। अच्छा। कहते हैं ये पूरा इलाका महाभारत काल का है। और इसका सबूत इस जगह के नाम में छुपा है। पंडोखर का नाम अगर आप ध्यान से अपने दिमाग में बार बार दोहराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन पांडवों से रहा होगा। और मान्यता यही है कि ये जो गांव है पंडोखर, बेसिकली ये पांडवों से रिलेटेड कुछ था। इसी वजह से पांडव खर कुछ नाम था, जो बाद में अपभ्रंश होकर पंडोखर में तब्दील हो गया। और मान्यता ये है कि पांडव जब यहाँ पर घूम रहे थे जंगलों में, बेसिकली जो ब्रिज का पूरा एरिया है उसके बाद से सारे जंगल शुरू हो जाते थे, तो जंगलों में जब पांडव घूम रहे थे तो इस गांव में आए थे और यहाँ पर काफ़ी समय तक वो रुके थे। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति आपको दिखाई देती है, मान्यता ये है कि उन्होंने ही इसको स्टैब्लिश किया था, यहाँ पर विराजमान किया था। मंदिर के अलावा पंडोखर धाम के चमत्कार का एक सिरा इस नदी से भी जुड़ा है।
जब आप किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी लेके जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले वो आपसे आपकी रिपोर्ट्स मांगता है, आपके MRI, आपकी कैट रिपोर्ट्स, सारी रिपोर्ट्स देखकर ही वो आपकी बीमारी को डायग्नोस कर पाता है। अब पंडोखर धाम में जब आप आते हैं तो वहाँ पर भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले आपको इस पहुँच नदी में आके स्नान करना होता है और मान्यता ये है कि ये एक तरह की MRI मशीन है। आपकी अंदर की सारी बीमारियां जो हैं, आपके दिमाग में आपको किसी भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स हों, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों या हेल्थ प्रॉब्लम्स हों, जो कोई भी परेशानी आपको है वो एक तरह से यहाँ पर स्कैन हो जाती है और उसकी रिपोर्ट पहुँच जाती है दरबार में गुरुजी के पास। और लोग मानते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने स्नान किया हो और गुरुजी तक उसकी खबर ना गई हो। तभी हमें पता चला कि बाबा ने हॉल में प्रेत बाधा से मुक्ति की क्रिया शुरू की है। बाबा ने मानसिक रोगियों को चुटकी में ठीक करने का दावा किया था। उस दावे को परखने का यही वक्त था। हम फौरन उस जगह पर पहुंचे। वहां अजीब सा माहौल था। कोई झूम रहा था, कोई गला फाड़कर चीख रहा था, तो कोई सर झटक रहा था। वहां काफी भीड़ थी, लेकिन उनकी हरकतों ने थोड़ी देर के लिए हमें डरा जरूर दिया था। लोगों के लिए ये भूत प्रेत का शिकार थे और हमारे लिए मानसिक रोगी। डर ये था कि न जाने कौन, कब, कहां से अपना आपा खोकर हमला कर दे। मरीजों के साथ आए लोगों ने कहा, डरिए नहीं, ये सब बाबा की उंगलियों पर नाचेंगे जैसे अभी नाच रहे हैं। देखते जाइए, थोड़ी देर में बाबा उन्हें चुटकी बजाते ही ठीक कर देंगे। बार बार बात होती है कि किस तरह की फ्रेंसी यहाँ पर है लोगों में, किस तरह का जोश है, किस तरह से लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। दरबार में जब आ रहे हैं तो स्पेसिफिकली देखिए मेरे पीछे कि जैसे ही इशारा मिला ये सब खड़े हो जाइए, सैटरडे है, लोगों ने नाचना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो नाच भी रहे हैं इस तरह से जैसे भूत बाधा की बात की जाती है। गुरु जी ने कहा था कि शनिवार का दिन है तो जिन लोगों पर भूत का असर होता है वो सब नाचने लगेंगे। अचानक बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए, एक शांत, टोटल शांत। एक फूंक मारी और तेज आवाज में आदेश दिया, सभी शांत, एक शांत, टोटल शांत, हट, सभी शांत, टोटल शांत। बहुत हो गया, बैठो शांत, सभी शांत। चलो भाई, दरबार प्रारंभ। जैसे चमत्कार हो गया। बाबा के आदेश देते ही चीखते चिल्लाते लोग धीरे धीरे करके शांत होने लगे। देखिए, शांत का ऑर्डर दिया गुरुजी ने, लोगों से कहा कि अब सभी शांत हो जाएं और शांत का कहते ही जो एक फ्रेंजी थी, जो पागलों की तरह यहाँ पर ये महिलाएं और ये पुरुष नाच रहे थे, सब कुछ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अब इसी बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो बदलाव आ रहा है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी जब वो उंगलियों के इस तरह से इशारे कर रहे थे तो सब नाच रहे थे, लेकिन वो सारा सिलसिला अभी थम सा गया है। सिर्फ ये बोला है कि बैठ जाओ और सारे लोग जो हैं वो सेटल डाउन होने लगे। अब इसे मैं किन टर्म्स में किस तरह से एक्सप्लेन करूं, आई हैव नो आइडिया। लोगों ने हमसे 2 दावे किए थे और दोनों सच निकले। बाबा ने बिना बताए या पूछे लोगों का नाम, पहचान और परेशानी बता दी। 2026 तक सफलता मिलेगी। लोगों को उसका हल भी बता दिया। उन्होंने चीखते चिल्लाते मानसिक रोगियों को एक इशारे भर से शांत कर दिया। सभी शांत,
लेकिन ये सब उन्होंने कैसे किया, ये समझ नहीं आया। आज का दिन खत्म हुआ। कल हम यहां एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आएंगे। बाबा की शक्ति को अपने तरीके से परखेंगे, देखेंगे क्या होता है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी समर सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। पेशी के बाद जाते वक्त समर सिंह का कोर्ट में हुआ जबरदस्त विरोध। कल पुलिस मांगेगी रिमांड। पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच तेज। हावड़ा पुलिस अब एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को नब्बान टोल प्लाजा के पास रोका गया। पंजाब के अमृतसर में भारी पुलिस बल तैनात। सिद्धपुर किसान यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर धरने की दी थी चेतावनी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में आरोपी शाहरुख सैफी की मददगार स्लीपर सेल के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की खबर। तलाश में जुटी पुलिस। स्लीपर सेल की मदद से ही शाहरुख सैफी ने केरल में पहुंचकर की थी वारदात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिशों को किया नाकाम। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। राजस्थान के बाड़मेर में दलित महिला के रेप और उसके बाद महिला की हत्या के मामले में लगातार अब आरोपी शकूर खान पर कार्रवाई। बीजेपी ने भी किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में बीच सड़क पर एक लड़की की बेरहमी से पिटाई। गंभीर रूप से घायल हुआ लड़का। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के हाथरस में शादी में दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग। दुल्हन का फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी झड़प। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट। साइकिल खड़ी करने के बाद हुआ विवाद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में चोरों का आतंक। चोरों ने रात में 3 दुकानों में की सेंधमारी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू। दिल्ली से शिरडी पहुंची पहली नाइट लैंडिंग फ्लाइट के यात्रियों का जोरदार स्वागत। केक काट कर दिया गया गुलाब का फूल। इस दौरान साईं के भक्त भी काफी खुश नजर आए। हिमाचल प्रदेश में वीकेंड पर सैलानियों की भारी भीड़। लोगों को होटल मिलने में भी दिक्कतों का सामना। सड़कों पर भी दिखी लोगों की भारी भीड़। हरियाणा में 100 लोगों से ज्यादा भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना हुआ जरूरी। कोरोना के केस में बढ़ोतरी के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। मुंगेर में 9 महीने बाद मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। मुजफ्फरपुर में भी 2 मरीजों की कोरोना पुष्टि। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। हादसे में दोनों मोटरसाइकिल सवारों की मौत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में आवारा सांडों का आतंक। बीच सड़क में भिड़े 2 सांड। सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के सहरसा में भीषण आग से हड़कंप। आग की चपेट में आए 8 घर। चूल्हे की चिंगारी की वजह से लगी आग। सभी घरों में रखा सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मल्टी स्टोरी अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई है। आग की बढ़ती घटनाओं की वजह से एहतियात के तौर पर यह मॉक ड्रिल की गई। के मथुरा में खेत में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। राजस्थान के कोटा में कचरे और झाड़ियों में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। तमिलनाडु के मदुमलाई हाथी कैंप पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथियों को खुद खिलाया खाना। ऑस्कर विनर डॉक्यूमेंट्री में दिखे हाथी संरक्षक बोमन और बेली से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने ऑस्कर विनर डॉक्यूमेंट्री में दिखे हाथी संरक्षण बोमन बेली से मुलाकात की और मदुमलाई हाथी कैंप में फोटोग्राफी भी की। तमिलनाडु के मदुमलाई में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी का कर्नाटक पर चुनावी मंथन लगातार जारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। कर्नाटक चुनाव के उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला होगा।
एनसीपी नेता अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पढ़े कविते। ईवीएम से मतदान में जताया भरोसा, कहा मोदी मैजिक की वजह से 2019 और 2014 में बीजेपी को मिली बम्पर जीत। अयोध्या पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। अयोध्या में शिंदे और फडणवीस ने किए रामलला के दर्शन। इस दौरान समर्थकों की दिखी भारी भीड़। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लेने पहुंचे। शाम को वो सरयू घाट में धनुष बाण की पूजा करेंगे। रात 9 बजे लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हेलीपैड से लेकर के राम मंदिर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा 2017 से पहले यहां अराजकता थी, गरीबों का शोषण किया करता था। सचिन पायलट का अशोक गहलोत पर बड़ा हमला, वसुंधरा सरकार में घोटाले की जांच नहीं कराने पर भी मिलीभगत पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के तुरंत निर्देश दिए। नोएडा में हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में नोएडा सेक्टर 44 कांशीराम चौराहे से शुरू होकर के सेक्टर 21 स्टेडियम पर खत्म हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया था। महायुद्ध के बीच पहली बार आधी हकीकत आधा फसाना। सबसे पहले पंडोखर बाबा ने लोगों को बुलाकर उनकी पहचान, परेशानी और हल सटीक ढंग से बताया। फिर हमें चैलेंज दिया, हमारे हाथों पर्चे बंटवाए और फिर वही हुआ। सारे नाम, परेशानी और पर्चे सही निकले। हमने अब तक चमत्कार के सैकड़ों दावे देखे थे, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं देखा। अब हम अपना आखिरी और सबसे अचूक दांव चलेंगे। इस बार सवाल और जवाब हमारे होंगे। पर्चियां हम खुद लिखेंगे, उनके जवाब भी हम ही लिखेंगे। सवाल और जवाब ऐसे होंगे जिन्हें हमारे अलावा कोई नहीं जानता। लोग यही कहते हैं ना कि बाबा सब जान जाते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। तो बाबा इस बार वो बताकर दिखाएं जो हम जानना चाहते हैं। तीसरा दिन, तीसरी कोशिश। बाबा के गद्दी पर बैठने का वक्त हो गया था। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सबसे पहले वहां पहुंच गई। इस बार किसी और पर यकीन नहीं करेंगे। अब पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा। हम प्लान कर ही रहे थे कि तभी एक शख्स हमारे सामने खड़ा हो गया। आप इसीलिए आए कि भाई यहाँ किसी के साथ फ्रॉड ना हो, गड़बड़ ना हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन अंधश्रद्धा का निर्मूलन हो सकता है, श्रद्धा का निर्मूलन नहीं हो सकता। मैं यहाँ खड़ा हूँ इस जमीन पे, ये जमीन के नीचे भी धरती है और वो धरती कहीं ना कहीं आसमान में ही गोल घूम रही है यार। मतलब मैं भी गोल घूम रहा हूँ, लेकिन ये जब तक बात साइंस नहीं बोलेगा तब तक मैं मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन हकीकत तो यही है। हमें लगा ये कोई बाबा का भक्त है जो हमें भटका रहा है। पंडोकर सरकार को सरकारी बोलना पसंद करूंगा। अब जो देखा मेरी आंखों ने देखा है, जो सुना मेरे कानों ने सुना है। मेरे सेंसेस, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ। मेरे सेंसेस मुझे पागल नहीं डिक्लेयर कर सकते। जो देखा, जो सुना, वो ट्रेमेंडस था और अनबिलीवेबल। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। अब तक सवाल दूसरों के थे और जवाब बाबा के थे। कम सही, लेकिन ऐसी जांच में मिली भगत की थोड़ी बहुत गुंजाइश थी। इस बार सवालों का शिकंजा हमारा होगा। पंडोखर बाबा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसका नमूना तो हमने देख लिया। 2 दिन से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। भाई पर्चे हम बांट रहे हैं, एनवलप्स हम ले जाके दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वही एनवलप्स मिल रहे हैं, वही पर्चे मिल रहे हैं जो उनके लिए ख़ास तौर से लिखे गए हैं।
अब सवाल यह है कि हम इन चीज़ों को कैसे टेस्टिफाई करें। मैं जिन लोगों को उठाया जा रहा हूँ उनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या वही लोग हैं, क्या उनकी वही परेशानियां हैं जो बताई गई हैं, क्या उन लोगों के साथ वही दिक्कतें हैं जो बाबा बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने पास 3 सवाल रखूँगा। ये 3 सवाल हैं जो मैंने लिख लिए हैं और इस वक्त देखिए मेरे आसपास कोई भी नहीं है। मैं आपको घूम के दिखाऊं, ये बिल्कुल हम एक खाली जो एरिया है, अभी लोगों की भीड़ आनी शुरू हुई है दरबार में, खाली पड़ा है। इसलिए मैं आपको बहुत करीब से और बहुत चुपचाप ये दिखा दूंगा कि ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल ऐसे हैं जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन इतने भी पर्सनल नहीं है कि मैं टेलीविजन पे शेयर न कर सकूं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस बार अपनी निजी जिंदगी से जुड़े सवाल पूछेगी, यानी वो जानकारी जो कुछ खास लोग ही जानते हैं। पहला सवाल मैं बहुत करीब से दिखाऊंगा ताकि यहाँ आसपास और कोई ना देखे। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है? ये एक सवाल है जो मैं पूछूंगा बाबा से। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। ज़्यादा देर में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है? इसका जवाब है DPS। दूसरा सवाल है मेरी गाड़ी का रंग क्या है, ठीक है जी? क्या कलर है? ये इसका जवाब वाइट है, लेकिन ये अभी मैंने गाड़ी बदली है चंद महीने पहले। बहुत कम लोगों को पता भी नहीं है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उससे पहले तक मैं एक ब्लैक कलर की गाड़ी चलाता था। अभी चंद महीने पहले मैंने गाड़ी बदली है। तीसरा सवाल, और तीसरा जो सबसे मुश्किल सवाल है, आधार कार्ड पे आपके पिता का नाम होता है, आपकी माताजी का नाम होता है, लेकिन आधार कार्ड पे आपके दादा का नाम नहीं होता और किसी सर्टिफिकेट पे आपके दादा का नाम नहीं लिखा जाता। लेकिन मैंने यहाँ सवाल यही पूछा है कि मेरे दादा का नाम क्या है, और जवाब आपके सामने है रहीम शाह। 3 सवाल हैं, तीनों बहुत पर्सनल सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो मैंने किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किए। और देखते हैं कि पंडोकर बाबा इनका क्या जवाब देते हैं। इसमें एक भी जानकारी सोशल साइट पर साझा नहीं की गई है, यानी ये मान भी लें कि बाबा की कोई टीम सोशल साइट से जानकारी निकालती है तो भी वो पता नहीं कर पाएगी। लेकिन कोई हैकर टीम हुई तो? अच्छा, 1 नहीं 2 नहीं 10-10 नोटों के नंबर बता रहे हैं। अब जेब में जो नोट हैं उनके नंबर बता दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने नोट हैं जिनके बारे में वो पहले से जानते हैं, कितने नोट हैं जो लोगों ने उनको जाके दिखा दिए हैं। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं एक नोट का नंबर पूछूं। मैं ज़ाहिर है आधार का नहीं पूछूंगा। आप इंटरनेट पे अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो किसी का भी कुछ निकाले सकते हैं थोड़ा हैकिंग करके। इसलिए मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो शायद बहुत ही इम्पॉसिबल है बताना। नोट का नंबर, और नोट भी मैं अपने आप नहीं लूँगा, हमारे साथी हैं, इनसे कोई है तुम्हारे पास कोई नया ताज़ा नोट पड़ा है? ATM से कुछ निकाला हो, लाओ दो। वेरी गुड। अब देखिए नोट है, मैंने इसको ऐसे का ऐसे ही ले लिया और ये बंद है, इसमें नंबर नहीं लिखा है। मुझे भी नहीं पता कि इसमें क्या नंबर है। मैं इसको ऐसे के ऐसे ही अपनी इस पॉकेट में रख ले रहा हूँ, ठीक है? अब जब पूछा जाएगा, जब निकाला जाएगा, तभी इसका नंबर मैं भी देखूंगा और तभी इसका नंबर पंडोकर सरकार भी देखेंगे। हमारा प्लान फुल प्रूफ था। अब हेर फेर की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमने आपको सवाल भी दिखा दिए और जवाब भी। इन सवालों के जवाब उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम को पता थे और अब आपको पता है। और ऊपर से हमारे पास जो नोट था उसका नंबर तो हमें भी नहीं पता था। थोड़ी देर में फरियादियों की भीड़ जुटने लगी। थोड़ी देर में हॉल लोगों से भर गया। सबकी आंखों में दर्द और उम्मीद एक साथ तैर रही थी और हमारी आंखों में सवाल थे। थोड़ी देर में बाबा भी आ गए। हालांकि हम बाबा से पूछने में झिझक रहे थे, तभी बाबा ने हमें खुद ही मौका दे दिया। मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं, हमारे लायक होता है, हमारी ज्ञान के अंतर्गत होता है। मैं ऐसे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ठीक है, आप चैलेंज स्वीकार करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो एक छोटा सा चैलेंज है जी आपके लिए। क्या बोला आपने? कह रहा हूं एक छोटा सा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 3 सवाल हैं जी जो मैंने पहले लिखे हैं अपने पास जी, और इन 3 सवालों को मैंने, देखिए अभी दरबार नहीं चल रहा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम गद्दी पे बैठे हैं तो दरबार तो है ही। जी,
मैं आपको चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मुझे समझ में आएगा बता दूंगा, आपको अपने कैमरे को दिखाना पड़ेंगे, मैं अपने कैमरे को दिखाऊंगा, दोनों शूट करेंगे। 19-20 की कमी आती है तो उसको 99 करके पास का दर्जा दिया जाए, और यदि हम 40% से नीचे रहे तो हमें फेल का करार दिया जाए। कैसा रहेगा? ठीक है। एक आध पॉइंट तो चूक भी सकते हैं। शायद बाबा सब नहीं जानते, ये साबित होने वाला था। अगर वो जानते तो जवाबों में कमी पेशी को स्वीकार करने की बात नहीं करते। आप लिख के ले आए हैं कि लिखेंगे? मैं लिख के लाया। तो हम भी लिख के रख चुके हैं, सील पैक है। और इसके बाद ये 107 भी रखा है। तो इसको यहां और इसको यहां। बाबा का दावा था कि जो सवाल हमने लिखे हैं उनका जवाब वो पहले ही लिखकर रख चुके हैं। बाबा का दावा था कि उन्हें हमारे सवाल भी पता थे और सवालों के जवाब भी। अब चमत्कार के सारे दावे बाबा के जवाब पर टिके थे। तुम क्या पर्चे लिख के ले आए? 5, 10 या 1? 3 है, 3 सवाल हैं, अलग अलग कागज पे मैंने लिखे 3 क्वेश्चन ले आए कि 3 पेज अलग है? मैंने लिखे भी मैंने इसलिए थे ताकि मैं अपने कैमरे को दिखा सकूं, पहले रिकॉर्ड करा सकूं। हमने 32 नंबर के लिफाफा में रखा था और पर्चा आप इतने ले आए और हमने इतने लेके रखे। लेकिन आप क्वेश्चन बोलते जाइए और मैं पर्चा देता जा रहा हूं। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अब आप पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे पेन का इस्तेमाल। अच्छा। लेकिन बाद में तो करेंगे। हाँ, बाद में करिए। दांव हमारा था, लेकिन न जाने क्यों रोमांच से दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। हमने पहला सवाल पूछा। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। मैंने लिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इधर दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी का रंग क्या है? गाड़ी का रंग मैंने अभी बहुत जल्दी में चेंज किया है। अभी बहुत लंबे वक्त बाद एक गाड़ी मैंने दूसरी चेंज की है। बाबा अचानक शांत हो गए। कुछ देर आंख उठाकर सामने देखते रहे। न ध्यान लगाया, न मंत्र पढ़ा, न कुछ और किया। लेकिन अपना पर्चा भी तो दिखा दीजिए सबको। हाँ, मैं दिखा दूंगा। हमारे कैमरे को भी दिखा दें। आप अपना भी चेकोगे, हमारा भी तो रहे प्रूफ में। गाड़ी का रंग प्रश्न करेंगे सफेद। हाँ, ये लीजिए, वाइट। सीधा दिखाइए। जी जी जी। तालियों की गूंज से हमारी सोचने समझने की शक्ति गुम हो गई। जवाब एकदम सही था, लेकिन बाबा को कैसे पता? हमने दूसरा सवाल पूछा। गुरुजी, मेरे बेटे का स्कूल बताइए, क्योंकि आप बेटे के स्कूल बताएं। हाँ। पर्चा दिखाइए अपना। क्या आपने अपने बेटे का स्कूल का नाम लिखा? हाँ, लिखा हुआ। दिखाइए। ये देखिए, मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है? कौन से में पढ़ता है? DPS। DPS मथुरा। आपके बालक का नाम क्या है? अच्छा, वो भी लिखा हुआ आपने? क्या नाम बालक का? शाज। आपने अपने बालक का नाम लिखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मथुरा रोड पब्लिक स्कूल दिल्ली, DPS ब्रांच। आपने ब्रांच भी लिख दिया? जी हाँ। क्या सही है? सबने इनका पर्चा देखा? सही। बोलिए। फिर हमने तीसरा सवाल पूछा। आधार पे माता पिता का नाम होता है, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली जब ये लिखा और मैंने अपने कैमरे में पहले रिकॉर्ड भी किया। आधार पे क्या होता है? पिता का नाम होता है अमूमन, माता का नाम होता है, लेकिन मेरे दादा का नाम है इसमें। दादा का नाम है? क्योंकि वो कहीं किसी डॉक्यूमेंट में शेयर होता नहीं है, वो आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। दादा का नाम होता है, इसमें है दादा का नाम। आपने लिखा है? मैंने लिखा। दिखा दीजिए कैमरे को। रहीम शाह। रहीम शाह, मेरे दादा का नाम।
अब हम वो पूछेंगे जिसका जवाब हम भी नहीं जानते। जेब में रखे नोट का नंबर। अच्छा, एक हाँ, आप कल बहुत सारे नोटों के नंबर बता रहे थे। जी। मैं अमूमन वॉलेट रखता नहीं हूँ, पर्स में रखता नहीं हूँ, कैश भी नहीं रखता क्योंकि सारा काम फ़ोन से हो जाता है। अमूमन नहीं रखता हूँ, हमेशा नहीं होता, हमेशा बैग में ही होता है, मैं पर्स नहीं रखता अपने पास। आज स्पेशली नोट लेके रखा है मैंने। एक नोट दिखा सकते हैं? क्योंकि हम तो यहाँ कहेंगे नहीं कि नोट का नंबर चिल्लाओ, अंक सोचो, ये सोचो। हमारा काम तुम लिख के लाए तो हम भी लिख के रखें। नहीं, मैं लिख के नहीं लाया हूँ, मैं नोट लाया हूँ। इनफैक्ट इसका नंबर, हाँ, इसका नंबर मुझे भी नहीं पता। आप दिखा दीजिए। क्या मैं दिखा दूं? अच्छा, चलिए पहले आप दिखाइए। पहले मैं दिखा देता हूँ। 200 का नोट है। कितने का नोट है? दिखाइए ऊपर। हाँ, 200 का ही है। 200 का ही है ना? नंबर भी दिखा दीजिए भाई साहब। OGL 3425। नहीं दिखाया? दिखाइए दिखाइए। देखिए, ठीक है, मैं तुम पता नहीं कर रहा हूँ। ले भाई, नोट सही, नंबर भी सही। बाबा ने हमारे सारे सवालों के सही जवाब दिए थे। फिर बाबा ने हमारी कैमरा टीम का रुख किया। आपका नाम क्या भाई साहब? है? आपका नाम क्या है? आप लोग भी पूछेंगे? बस मुर्गा बनना है, थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं करना। नहीं, तैयार है, हम तो तैयार हैं, लड़ाई लड़ने के तैयार हैं पूरे। पूछना कोई सवाल है आपने? नहीं, हम क्या बता दें, हम बताएं कहाँ? अब सारे सवाल पूछना बेमानी लगने लगा था। तरकश के सारे तीर नाकाम गए थे। हमने बाबा से विदा ली। चलते हैं आप दरबार की ओर, अपन दरबार की ओर चलते हैं और बाकी के दरबार देखते रहिए और आपको आमंत्रण करता हूँ, बार बार आते रहिए। गुरुदेव नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद आपका। ये तीनों पर चले जाइए आप। सफर खत्म होने को था। जिन सवालों के साथ हमने सफर शुरू किया था, अब उससे ज्यादा सवाल, उससे ज्यादा उथल पुथल दिलो दिमाग को परेशान कर रही थी। देखिए, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है इस वक्त। यहाँ तो अब दरबार शुरू हो गया है, नॉर्मली मेरी बात ख़त्म हो गई, लेकिन मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें जो लिखी थी, ये वो चीज़ें थी जो मेरे अलावा शायद ही कोई जानता हो। ये बहुत बहुत इंटीमेट चीज़ें हैं। इनफैक्ट मैंने सोच समझ के इस तरह की चीज़ें चुनी थी जो कोई भी नहीं जानता था मेरे बारे में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसके जवाब इन कागज़ों में दर्ज हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने कहा था कि मेरे बालक का नाम, मेरे बालक का स्कूल, वो भी इस पे लिखा हुआ है। मेरी गाड़ी का रंग वो मैंने अभी चेंज किया था, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके अलावा मेरे दादा का नाम भी यहाँ पर लिख दिया गया। अब ये कैसे हुआ, आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, और शायद मैं क्या, कोई भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हमें मंजिल ना मिले, हम अपनी सारी कोशिश न कर पाए और इसकी वजह से कोई किस्सा, कोई मिशन, कोई तलाश अधूरी रह जाए तो तकलीफ होती है। इस बार तलाश अधूरी नहीं थी। बाबा ने हमें सब कुछ देखने, जानने और जो भी सवाल या तरीका हमने सोचा था उसे करने की पूरी आजादी दी थी। लेकिन पहली बार सब मनमर्जी का होने के बाद भी सफर अधूरा लग रहा था। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि सफर की जमीन बना सवाल और गहरा हो गया था। वही सवाल जो आप भी इस वक्त सोच रहे होंगे। आखिर पंडोखर बाबा सब कैसे जान जाते हैं?